हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन ऑफ एचआर मैनेजमेंट में, जहां हम एनटीए, नेट, जेआरएफ, सेट, पेट के पेपर कोड नंबर 55 जो कि लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है, के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वन बाय वन क्लियर करेंगे। एज वेल एज फ्रेंड्स, ये वीडियो बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम या फिर स्कूल लेवल पे जो बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है जो कि एचआर के थियोरेटिकल टॉपिक्स को पढ़ रहे हों। तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मेघा हजारी, एमबीए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज साथ में मिलकर सीखते हैं एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फैक्ट्री वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कुछ स्कीम्स चलाई जाती हैं, कुछ प्रोविज़न्स किए गए हैं। तो उन प्रोविज़न्स का उल्लेख हमें कहाँ मिलेगा, या उन प्रोविज़न्स या उन स्कीम्स के बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा? तो फ्रेंड्स, ये सब हमें पता चलेगा एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में। तो फ्रेंड्स, इसको हम पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको इस एक्ट की, ईएसआई एक्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगी कि क्या होता था कि आज़ादी से पहले जो हमारे वर्कर्स थे, जो हमारे फैक्ट्री वर्कर्स होते थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते थे, उनकी जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय होती थी और एम्प्लॉयर्स का उनके वेलफेयर के लिए, उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए कहीं कोई ध्यान नहीं था। कोई ऐसे लॉज भी नहीं थे कि जिनसे बाइंड अप होके एम्प्लॉयर्स उनके सिक्योरिटी के लिए या उनके हेल्थ के लिए कोई प्रोविज़न करें, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इन सारी, और एक्चुअली क्या होता था कि अगर इनको वर्क करने के दौरान, फैक्ट्री में वर्क के दौरान, इंडस्ट्री में वर्क के दौरान अगर कोई इंजरी हो जाती है, अगर कोई हार्म होता है, तो पहली बात तो इसका कोई प्रोविज़न ही नहीं था। और कुछ एक जो लॉज बनाए गए थे ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा, तो उसमें वो इतने पेचीदा होते थे कि इन जो फैक्ट्री वर्कर्स होते थे उनको वहाँ पे कोर्ट में जाकर इस बात को प्रूफ करना होता था कि ये जो इंजरी हुई है, पर्टिकुलर इंजरी, वो उनको फैक्ट्री में वर्क करने के दौरान हुई है। तो फ्रेंड्स, मजदूर इतने ना तो पढ़े लिखे थे, ना ही इतने सक्षम थे कि इस चीज़ को कोर्ट में प्रूफ कर पाएँ। तो इसका फ़ायदा क्या होता था, ना ही वो लोग इतने सक्षम थे कि इतने पैसे उनके पास होते थे कि वो कोई लॉयर को हायर कर पाएँ इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि ये जो इंजरी हुई है वो उनको फैक्ट्री में वर्क करने के दौरान हुई है। तो इस चीज़ का फ़ायदा कहीं ना कहीं जाके एम्प्लॉयर्स को ही होता था, इंडस्ट्रियलिस्ट को ही होता था। इस चीज़ से दुखी होकर इसका सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था प्रोफेसर बीपी अडारकर जी ने। फ्रेंड्स, नाम याद रखिएगा, इंश्योरेंस मज़दूरों के सोशल सिक्योरिटी के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया था वो बीपी अडारकर जी ने लिया गया था। और उसके बाद मार्च 1943, याद रखिएगा फ्रेंड्स, मार्च 1943 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोफेसर बीपी अडारकर को अपॉइंट किया था टू क्रिएट अ रिपोर्ट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स या फैक्ट्री वर्कर्स। और इस रिपोर्ट को रेडी करने में, क्रिएट करने में, तैयार करने में उनका जो साथ दिया था वो दिया था मिस्टर जोसेफ भोरे जी ने। फ्रेंड्स, दोनों नाम याद रखिएगा, बीपी अडारकर, और इनका साथ दिया था जोसेफ भोरे जी ने। फिर इन दोनों ने मिलकर एक बिल तैयार किया था। उस बिल को लेकर आए थे और उस बिल को उन्होंने नाम दिया था द वर्कमैन्स स्टेट इंश्योरेंस बिल। और फ्रेंड्स, ये बिल उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने इंट्रोड्यूस किया था इन नवंबर, द वर्कमैन्स स्टेट इंश्योरेंस बिल। और ये इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था नवंबर 1946 में, जो बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसे कहा गया एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ये जो बिल है वो फोर्स में आया था 19 अप्रैल 1948 को। नाम चेंज करने के पीछे इसमें कारण था कि जेंडर इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए इसका नाम चेंज कर दिया गया था। अब फ्रेंड्स, हम ये देख लेते हैं कि एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लीजिए
ध्यान रखिएगा, फैक्ट्रीज वर्किंग विद द एड ऑफ पावर, फैक्ट्री जहाँ पर मज़दूर जो है वो 10 से कम विद बिजली के साथ में काम करते हैं, ये उसमें उस फैक्ट्री में ये जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ पर 20 से कम पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं और वहाँ पर बिना इलेक्ट्रिसिटी के विदाउट एड ऑफ द पावर काम होता है, वहाँ पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा सीजनल फैक्ट्रीज़ में जो एंगेज्ड हैं पर्सन्स, या जो फैक्ट्री सीजनल वर्क्स में जैसे कि पटाखा फैक्ट्री वगैरह है में एंगेज्ड होते, वहाँ पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। एज वेल एज कॉटन जिनिंग, कॉटन और जूट प्रेसिंग, डिकॉर्टिकेटिंग ऑफ ग्राउंडनट्स और नील बनाने की फैक्ट्रीज़, शक्कर की, गुड़ बनाने की फैक्ट्रीज़ या चाय बनाने की फैक्ट्रीज़ में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं सिकनेस बेनिफिट्स की। कौन कौन से बेनिफिट्स, अभी हम शॉर्ट में केवल इतना समझ लें कि कौन कौन से बेनिफिट्स यहाँ मिलते हैं। तो 6 तरह के बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स, याद आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि 6 तरह के बेनिफिट्स हैं। पहला है सिकनेस बेनिफिट। सिकनेस बेनिफिट इज़ रफली 50% ऑफ एवरेज डेली वेजेस एंड इज़ पेबल फॉर 91 डेज ड्यूरिंग 2 कॉन्जिक्यूटिव बेनिफिट पीरियड। तो एवरेज डेली वेजेस क्या होती है, कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स क्या होते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे। आप केवल अभी इतना नोट डाउन करें कि सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, एक्सीडेंट बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, डिपेंडेंट बेनिफिट, और एक लास्ट बेनिफिट जो मैं लिखना भूल गई हूँ फ्रेंड्स, आप प्लीज़ नोट डाउन करें, वो है मेडिकल बेनिफिट। ये मैंने भी यहाँ लिख दिया है, मेडिकल बेनिफिट। तो ये मेडिकल बेनिफिट्स या ये बेनिफिट्स किन किन को मिलते हैं, इसके लिए वर्कर्स के पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये सभी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और एज वेल एज़ आपके सारे जितने भी सजेशंस है रिगार्डिंग माई टीचिंग स्टाइल, सभी कुछ वेलकम है। आप मुझे कमेंट करके बताइए मुझे आगे किस किस एक्ट पे बनाना है, वीडियो बनाना है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।